हेलो बच्चों, आज एशिया का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, पार्ट वन में हमने बहुत सारी बातें की थी, आज पार्ट टू लेकर आए हैं। आज जानते हैं इसके पर्वत, पहाड़, नदियां, मरुस्थल, इन सब के बारे में आज बात होगी। यही टॉपिक छूटा हुआ था। चलिए आइए बात करते हैं। और एक बात, हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इतना सहयोग जरूर करिए कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप हमारा सहयोग करें और हम आपके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमने इतनी बात की थी कि एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया से होकर कर रेखा जाती है, जो यहाँ के 9 देशों से होकर जाती है। ठीक, फिर हमने बात की थी अफगानिस्तान, सबकी राजधानियां देख ली थी हम लोगों ने। ठीक है, सबसे बड़ा रसिया है, इसके बारे में जानकारी ले ली थी। कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी बात हम लोगों ने कर ली थी। दूसरा मंगोलिया है, इसकी बात भी हम लोगों ने कर ली थी। आज जो बात करनी है, पहाड़ पे, पठार पे, मरुस्थल, नदियां, इन पे आज चर्चा करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं। देखिए, ये तुर्की लिखा हुआ है, इसे आज इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, तुर्की, और इसकी राजधानी क्या है, अंकारा। देखिए, तुर्की में कौन से पर्वत हैं, इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। देखिए, तुर्की में 2 पर्वत हैं, एक है पांटीन और दूसरा है टारस। एक है पांटीन और दूसरा है टारस, और इन्हीं दोनों पर्वत के मध्य क्या स्थित है, अनातोलिया का पठार। तो आप याद रखेंगे कि टर्की में कौन से 2 पर्वत हैं, पांटीन और टारस, और इन्हीं के मध्य एक पठार स्थित है, अनातोलिया का पठार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनातोलिया का पठार किन 2 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो अनातोलिया का पठार टारस और पांटीन 2 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे जानते हो, तुर्की को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, और तुर्की का जो क्षेत्रफल है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एक तो है एशिया, दूसरा है यूरोप में। ठीक है, उसके बाद ईरान देखते हैं। ईरान में महत्वपूर्ण पर्वत कौन से हैं, ईरान में महत्वपूर्ण पर्वत है जागरोस। कौन सा है, जागरोस पर्वत। ईरान में महत्वपूर्ण पर्वत का नाम क्या है, जागरोस। बिल्कुल याद रखिएगा इसको, ईरान में कौन सा पर्वत है, जागरोस। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। और ईरान में 2 मरुस्थल हैं, दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत। कौन से हैं, दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत। 2 प्रकार के क्या है, मरुस्थल पाए जाते हैं ईरान में, दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत। 2 मरुस्थल ईरान में पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो फेमस पहाड़ी है उसका नाम है जागरोस। तो आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो पहाड़ियां हैं, और वो पहाड़ी का नाम है, जैसे यहाँ पे दोनों मिला के छगई की पहाड़ी है। छगई की पहाड़ी पाकिस्तान में भी पड़ती है, छगई की पहाड़ी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की सीमा पर पड़ती है। और छगई की पहाड़ी पर पाकिस्तान का परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या स्थित है, परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान से ही होते हुए यहां तक जाता है, अफगानिस्तान तक। और हिंदुकुश पर्वत पे 3 दर्रे हैं, बोलन दर्रा, गोलन दर्रा और खैबर दर्रा। कौन कौन से हैं, बोलन दर्रा, गोलन दर्रा और खैबर दर्रा। 3 दर्रे किस पर स्थित हैं, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी पर, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में एक पहाड़ी और है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है साल्ट रेंज। कौन सी है, साल्ट रेंज। काहे के लिए फेमस है, तो साल्ट रेंज जो है, सेंधा नमक आप लोग खाए होंगे, व्रत वगैरह में बड़ा यूज किया जाता है। तो सेंधा नमक जो है वो है साल्ट रेंज से प्राप्त किया जाता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का एक स्थान और है सियालकोट। पाकिस्तान का एक स्थान है, अभी हाल ही के पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है, मिलान करने में आया था कि सियालकोट मिलान करिए किस लिए फेमस है। तो देखिए, सियालकोट जो है वो फेमस है खेल के सामान के लिए। उसके बाद पाकिस्तान में एक स्थान और है जो बड़ा ही फेमस है, बाद में कहूं, जैसे नाम है जकोबाबाद। आप लोग समझ चुके होंगे जकोबाबाद किस लिए फेमस है। पाकिस्तान का जकोबाबाद विश्व का दूसरा तथा एशिया का पहला, विश्व का दूसरा तथा एशिया का पहला सबसे गर्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, जकोबाबाद। विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान कौन सा है, जकोबाबाद। ठीक दोस्तों,
तो वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में राजधानी जानते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और अफगानिस्तान के लोगों की जो जनजाति है, वहां जो जनजाति निवास करती है, या अफगानिस्तान के लोगों को अफरीदी के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के लोग क्या कहते हैं? अफरीदी। और वहां जो भाषा बोली जाती है उसे पाश्तो बोलते हैं। और जो अफगानिस्तान है, यहाँ पे अफीम का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। लगभग पूरे विश्व का अगर हम बात करें तो 91% जो अफीम का जो उत्पादन है वो कहां से होता है? अफगानिस्तान से होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं अपने देश भारत की, हमारा प्यारा भारत। देखिए, हमारा जो प्यारा भारत है, इसकी जो सीमा है, इसकी सीमा अगर मैं कहूं कुल देश की बात करूं तो 9 देशों को स्पर्श करती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कितने समुद्री सीमा से स्पर्श करने वाले देश कितने हैं, तो वो 2 हैं। और बिल्कुल टच, अगर देखिए तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आएगा आपसे कि भारत को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या अगर पूछे आपसे तो 7 बताइएगा आप लोग, 7 टिक करिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि भारत को स्पर्श करने वाले कुल देशों की संख्या, तब आप वहां पे 9 लगाएंगे। अगर कुल लग जाए तो इसका मतलब जो समुद्री सीमा से भी स्पर्श कर रहा है उनको भी पूछा जा रहा है। अगर कुल ना लगा हो तो 7। चलिए देखते हैं मैं आपके माध्यम से कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं। देखिए, पहला तो अफगानिस्तान है, जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वो काला कर दिया इसलिए नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा भारत को छूती है 106 किलोमीटर, जो सबसे कम सीमा छूती है। पहले तो जम्मू कश्मीर को छूता था अफगानिस्तान, लेकिन अब किसको छूता है? अब लद्दाख बड़ा हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर जो कश्मीर था उसे जम्मू में समेट दिया गया है। तो अब ये अफगानिस्तान की जो सीमा है, जो 106 किलोमीटर की जो सीमा है, वो स्पर्श करती है लद्दाख को। अफगानिस्तान हो गया पहला। दूसरा कौन सा हो गया? पाकिस्तान। इसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी थी? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी थी? डूरंड रेखा। कौन सी दोस्तों थी? डूरंड रेखा थी भारत और अफगानिस्तान के मध्य। दूसरा देश पाकिस्तान, आप देख सकते हैं एकदम कैसी आकृति इसकी बनी हुई है। तो दूसरा देश है पाकिस्तान। ठीक है, तीसरा देश है चाइना। तीसरा देश है चाइना। चौथा देश है नेपाल। पांचवा देश है भूटान। छठवां देश है म्यांमार। और सातवां देश है बांग्लादेश। अभी मैंने आपसे कहा कि भारत को स्पर्श करने वाले अगर देश पूछे तो 7, लेकिन अगर कुल पूछ ले तो 9। अब 2 ये कहां से बढ़े? तो समुद्री सीमा से 2 बढ़े हैं। कौन से? देखो, पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। तो टोटल देशों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 9। फिर से एक बार मैप के माध्यम से देखते हैं कि भारत को स्पर्श करने वाले कुल देशों की संख्या 9 है। अगर कुल ना लगा हो तो 7 लगाएंगे आप लोग। तो देखते हैं, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश, सातवां म्यांमार, आठवां श्रीलंका और 9वां मालदीव। ठीक दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप लोग, सीमा याद हो गए होंगी। तो मैप के माध्यम से अगर आप याद करेंगे तो आपको ये सीमाएं कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो भारत को सर्वाधिक कौन स्पर्श करता है? तो वो है बांग्लादेश, 40-96 किलोमीटर। कितनी? 40-96 किलोमीटर। जब भारत पढ़ाएंगे तो मैं आपको पूरी सीमा के कितने राज्य कितने छूते हैं वो फिर उसमें बताएंगे, भारत को जब स्पेशल पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीमा भारत को कौन स्पर्श करता है? बांग्लादेश। और सबसे कम कौन स्पर्श करता है? अफगानिस्तान। बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर इसकी, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए जो भारत है, भारत में ऊपर यहीं पे चीन के साइड में यहां पर ऊपर एक पठार है, इसे बोलते हैं पामीर का पठार। इसे दुनिया की छत कहते हैं। और इसी पामीर के पठार के पास ऊपर एक पहाड़ी है, कुनलुन पहाड़ी। तियनशान, कुनलुन। तियनशान और कुनलुन पहाड़ियां कहां है? चीन में है। तियनशान और कुनलुन पहाड़ियां यहां पर चीन में है, पामीर के पठार के पास। और उन्हीं के मध्य एक और पठार है तिब्बत में, इसे बोलते हैं तिब्बत का पठार। तो चीन में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तियनशान, कुनलुन, ये पहाड़ियां कहां हैं? चीन में है।
और उसी कुनलुन के यहाँ पे कौन सी भारत के एकदम ऊपर कौन सा है, एकदम छत कौन सी भारत की, पामीर की पठार, जो विश्व की छत जिसे बोलते हैं। और यहीं पर दोनों कुनलुन और तिएन शान के मध्य में एक पठार है, वो कौन सा है, तिब्बत का पठार, इसे आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और ये भारत का हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। नेपाल की हम बात करें तो नेपाल में तो बहुत सारी हैं, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मसालू है, एवरेस्ट है, मकालू है ना, कंचनजंगा तो सिक्किम में पड़ जाती है फिलहाल। तो अगर नेपाल की हम बात करें, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है दोस्तों। और जब पहाड़ी में आपको पढ़ाऊंगा तो इसी ट्रिक में बैठाऊंगा कि आपको सारी पहाड़ी याद हो जाएंगी एक ही बार में, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे में बता दूं तो कैसे याद करेंगे, देखिए धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू। देखिए जैसे यहाँ पे अगर आपको पहाड़ियां याद करनी है कि नेपाल में जो पहाड़ियां हैं हिमालय, कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम तहरी बनाते हैं, तो तहरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, धौलागिरी, धौलागिरी। तो अन्न है तो उसके बाद अन्न को हम पहले ऐसे ही चढ़ा देते हैं बिना किरवन के साथ है कि धोते हैं, तो पहले हम धोते हैं उसको, तो धो से धौलागिरी। किसको धोते हैं, अन्न को धोते हैं, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अब तहरी बन रही है, हमने चावल धो लिया, चाहे चावल की ही बनेगी, तो हमने चावल धो लिया, सब्जी धो ली, जो भी उसमें डालना है, तो धौलागिरी हो गई। किसको धोया, अन्न को धोया, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा। उसके बाद हमने क्या किया, मसालू, एवरेस्ट, मकालू। तो मतलब पहले अब उसमें हम मसाला डाल के पहले हम मसाला पकाते हैं प्याज वाज में, तो मसालू। उसके बाद अब मसाला हम काहे का डालेंगे, तो एवरेस्ट का डालेंगे, तो एवरेस्ट। और उसके बाद उसमें हम आलू भी तो डालेंगे भैया, तो आलू, तो मकालू हो गया। तो याद हो गई 5 पहाड़ियां। तो हमने तहरी बना के आपको दिखाई। तो सबसे पहले हम धोएंगे अन्न को, तो धौलागिरी। किसको धोया, अन्न को, तो अन्नपूर्णा। फिर उसके बाद हमने मसाला डाला, फिर बात है मसाला कहीं का भैया, तो एवरेस्ट का मसाला। अब उसमें हम क्या डालेंगे, आलू डालेंगे। तो कौन सी 5 पहाड़ियां हो गई, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू। ये 5 पहाड़ियां जो है नेपाल में। उसके बाद सिक्किम में कौन सी है, कंचनजंगा। सिक्किम में कौन सी है, कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अगर विश्व में बात करूं तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है एवरेस्ट, दूसरी है केटू गार्डिनास्टिन और तीसरी है कंचनजंगा विश्व में, ठीक है। उसके बाद भूटान में आएंगे तो भूटान में कौन सी पहाड़ी है, भूटान में है गाकर कुनसुन। कौन सी पहाड़ी भूटान में, भूटान में है गाकर कुनसुन। भूटान को और किस नाम से जानते हैं, भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि वहां पर क्या होता है, बिजलियां बहुत कड़कती हैं, इसलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं। नेपाल को हिमालय का वरद पुत्र कहते हैं, नेपाल को हिमालय का वरद पुत्र कहते हैं। नेपाल से काली नदी निकलती है, जो भारत आती है, जो भारत के मध्य विवादित भी है। काली नदी विवाद भारत और नेपाल के मध्य ही है, ठीक है। और एक अगर पाकिस्तान की तो बहुत विवाद है, ये तो विवादित ही रहता है, जब देखो तब विवाद ही करता है भारत से पाकिस्तान, तो इसमें बहुत विवाद है। सियाचिन विवाद, सिंधु नदी विवाद, किशनगंगा नदी विवाद, तुलबुल परियोजना विवाद, तो बहुत सारे विवादित हैं। एक पास लड़ने के अलावा कुछ है नहीं इसके पास, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, हाँ भूटान की बात कर लेते हैं। तो भूटान में, अब भूटान से कौन सी नदियां आती हैं, तो देखिए भूटान से संकोश आती है, संकोश नदी भूटान से आती है, जो किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है संकोश नदी। संकोश है मानस नदी, संकोश, मानस, ये 2 फेमस नदियां हैं जो भूटान से भारत में आती हैं, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। म्यांमार की नदी जो है इरावती, इसे म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं, जिसे म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। म्यांमार को दूर सुदूर चावल का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यांमार को दूर सुदूर चावल का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इरावती नदी है उसकी वजह से यहां पर क्या होता है, चावल की खेती बहुत होती है, इसलिए इसको दूर सुदूर चावल का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। म्यांमार में कौन सी पहाड़ी है भैया, तो म्यांमार जिस पहाड़ी पे बसा हुआ है वो पहाड़ी है अराकान यूमा। कौन सा है, अराकान यूमा, ठीक है।
चीन में न बहने वाली नदी। देखिए चीन का सबसे ज्यादा एशिया में सबसे ज्यादा देशों को स्पर्श करने वाली सीमा किसकी है? चीन की ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? चीन है। चीन और भारत के मध्य विवाद तो जानते हैं, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, उसकी कहानी क्यों हुआ था मैं बताऊंगा आपको। भारत और चीन जो है, हाँ, अब बात आती है चीन, कौन कौन से विवाद है जो सुन ही लीजिए। विवाद देखिए कौन कौन से हैं। पहला तो है 1962 का भारत चीन, आपने सुना ही होगा, जिसमें भारत की हार हुई थी। भारत हारता ना, लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां पड़ गई। कारण था भारत का हारने का, क्योंकि ये जो चाइना था इसने क्या किया, दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया था भारत पे। भारत पे दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया था, अरुणाचल प्रदेश से भी कर दिया था, जम्मू कश्मीर से भी कर दिया था, क्योंकि उसको अरुणाचल वाला क्षेत्र ही चाहिए था। क्योंकि मैकमोहन रेखा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। और इसी अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए चाइना ने यहां पर भी आक्रमण कर दिया, और यहां पर भारत की सीमा दो बराबर भागों में बंट गई। लेकिन यहां पर विवाद पहले से चल रहा था भारत और चीन के मध्य, तो सारी सेना यहां पर लगा दी गई थी, तो यहां पर सीमा की कमी हो गई थी। तो चीन ने क्या किया था 1962 में, भारत के इस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, भारत के इस वाले क्षेत्र पे, जिसे अक्साई चाइना कहा जाता है। तो भारत और अक्साई चाइना जब यहां पे बन गए इस वाले क्षेत्र में, तो अक्साई चाइना और भारत के मध्य कौन सी रेखा है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रक रेखा। और भारत और पीओके के मध्य कौन सी रेखा है? पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके मध्य है LOC। कौन सी दोस्तों? LOC है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, तो पीओके और भारत के मध्य है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है रेडक्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा, जो 1947 में खींची गई, और वही रेखा पाकिस्तान के मध्य है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो बंगाल दो बराबर भागों में टूट गया था। इधर हिंदू थे वो पश्चिम बंगाल बन गया, जो भारत में जुड़ गया, और इधर मुसलमान थे वो पूर्वी बंगाल के नाम से जाना गया। जब भारत पाकिस्तान का 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ, तो ये जो पूर्वी बंगाल था इसमें मुस्लिम थे, और यहां पर भी मुस्लिम थे पाकिस्तान में, तो ये जो पूर्वी बंगाल था इसने पाकिस्तान के साथ जाना स्वीकार किया। तभी ये पूर्वी बंगाल का नाम उससे बदलकर पूर्वी पाकिस्तान, 1947 में पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया था। लेकिन अब भारत को इससे दिक्कत, क्योंकि इधर से भी घिरा था पाकिस्तान से, इधर से भी घिरा था, हरकतें इसकी बंद नहीं थी पाकिस्तान की। तब भारत ने क्या किया, भारत उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो वेट ही कर रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि एक तीर से दो निशाने करने पड़ जाए, और वही हुआ। यहां 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश में चुनाव हुए। बांग्लादेश क्या, उसमें पूरी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पे चुनाव हुए, और चुनाव में क्या हुए, शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए। शेख मुजीबुर रहमान जो थे पूर्वी बंगाल के स्थानीय नेता थे। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो इस पूर्वी बंगाल को इस पाकिस्तान से आजाद करवाना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये मुस्लिम तो आजाद क्यों करवाना चाह रहे थे? क्योंकि ये पाकिस्तानी जो मुस्लिम थे, ये इन मुस्लिमों को बिल्कुल नकारा समझते थे, इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, यहाँ की महिलाओं के साथ दुराचार करते थे। तो यहाँ के लोग जो थे पाकिस्तानियों से बड़ा परेशान हो गए थे। और जब 1971 में शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत जाते हैं, तब इनको पाकिस्तानियों को डर लगता है कि अब ये बंदा जो है ये इसको आजाद करवा ले जाएगा। तब पाकिस्तान ने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को अगले दिन शपथ लेनी थी, शेख मुजीबुर रहमान को उठवा लिया था, और यहां पर अपने लगभग 1 लाख सैनिकों से पूरे बांग्लादेश को घिरवा कर जो दरिंदगी मचाई थी दोस्तों, मैं क्या बताऊं उसके बारे में, दिल दहलाने वाली घटना थी वो। तो जब पाकिस्तानियों ने यहाँ के साथ दरिंदगी मचानी चालू कर दी पूर्वी बंगाल में, या जिसे पूरी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, तब यहाँ के लोग क्या हुआ, भारत में घुसना चालू हो गए। तो भारत में एकाएक जनसंख्या जो थी वो 10 लाख बढ़ गई थी, एकाएक जनसंख्या। अब भारत ठहरा वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाला, हम लोग मेहमानों को बहुत मानते हैं। मेहमान जब हम लोग के घर में आता है तो हम लोग उसकी 4-5 दिन सेवा बहुत कायदे से करते हैं, और ज्यादा करते हैं का, और तो नहीं करते होंगे वैसे।
तो मेहमान 4 या 5 दिन तक नहीं लागत है, वही के बाद नहीं। तो अब बांग्लादेश कि जब लोग भारत में आ गए तो भारत की जनसंख्या एक बढ़ गई, और यूएन के एक आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी देश परेशान है, अगर वो आपसे मदद मांगता है तो आप उस देश की मदद के लिए आप युद्ध कर सकते हैं। उसे विश्व युद्ध या किसी प्रकार का युद्ध नहीं माना जाएगा, उसे एक प्रकार का राहत या बचाव कार्य माना जाएगा। वही मौका मिल गया उस समय की तेज तर्राट प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको मौका मिल गया एक तीर से 2 निशाने करने का। उन्होंने क्या किया, भारतीय सैनिकों को कहा कि जाइए बांग्लादेश को, ये जो पूरी बंगाल है उसको जाइए घेरिए और उसको इन पाकिस्तानियों से निजात दिलाइए। सैनिक गए, लेकिन उस समय का जो चल रहा था समय, बरसात का मौसम आ चुका था जून जुलाई का। तो भारतीय सेना ने क्या कहा कि देखिए, मैं मतलब प्रधानमंत्री से कहा कि देखिए अगर हम अभी जाते हैं तो भी हम लोग को बहुत क्षति हो सकती है, क्षति हो सकती है। तब हुआ क्या, जो बांग्लादेशी थे जो, तो फिर सेना ने क्या किया, इसको फिर नहीं गई वहां पे, आस ही पास इसके पास थी लेकिन अंदर नहीं गई, मतलब बॉर्डर पे नहीं आई। हुआ ये दिसंबर का समय आया, हुआ ये कि दिसंबर में भारतीय सेना बसा था, दिसंबर में भारतीय सेना ने क्या किया, पूरे पूर्वी बंगाल को घेर लिया। इस पूर्वी बंगाल का किया, चारों तरफ से घेर लिया। तो पूरी भारतीय सेना यहां पर लग गई। अब जो ये वाला इलाका था, कौन वाला इलाका, ये भारत का ये जो राजस्थान वाला इलाका जिसे आप जानते हो, गुजरात वाला इलाका था, राजस्थान का इलाका था, वहां पर क्या हुआ, वहां पर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। मतलब घेरे यहां पर गए हैं क्योंकि सारी भारतीय सेना यहां पर लगा दी गई। अब पाकिस्तानियों ने सोचा कि ये स्थान तो वैसे भी हमसे बचने वाला नहीं, क्योंकि भारतीय वहां पहुंच गए हैं, लतियाएंगे कैदे से और लतिया के भगाए देंगे। तो यही स्थान बचा है, चलो वह छूट रहा है, यही वहां कब्जा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपने पिक्चर देखी होगी, मैं आपको याद दिलाऊं, बॉर्डर पिक्चर आपने देखी होगी, बॉर्डर पिक्चर जयमा सनी देओल है जो खूब गला फाड़ के चिल्लाते हैं, लोग की पैंट तक गीली कर देते हैं चिल्ला के अपनी वो दुश्मनों की, है ना दोस्तों। तो ये वाला जो इलाका था, भारत का जो राजस्थान वाला इलाका था, जहां पर सनी देओल खड़े थे, और वहां पे अचानक से रात में देखा होगा बॉर्डर पे अचानक से पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। और जब हमला कर दिया तो अब भाई उस समय हमारी एयरफोर्स रात में लड़ नहीं सकती थी। अब एयरफोर्स के पास मैसेज है कि भैया चले आओ, फलाने चले आओ, यहाँ लड़ाई हुई है, वो लोग आ गए हैं बहुत से टैंकर लेके। तब वहां एयरफोर्स भाई उस समय जैकी श्रॉफ उसमें दिखाया गया है, जैकी श्रॉफ मार ऐसे तनिया चलत रहे कि भैया जल्दी सुबह हो जाए, जल्दी से जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि भाई वो मॉर्निंग होगी तभी वो जा सकते थे। अब एयरफोर्स लड़ने में सक्षम नहीं थी उस समय रात में। तो अब भारतीय, अब यहाँ पे सैनिक कितने थे, बात ये यहाँ पे सैनिक कितने थे भारतीय, 120 सैनिक भारतीय थे। यहाँ पे सिर्फ राजस्थान में 120 भारतीय सैनिकों ने लगभग 2,500-3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को नाको चने चबवा दिए। और इस 120 सेना की टुकड़ी के जो कमान संभाले हुए थे वो थे मेजर कुलदीप सिंह, जो बॉर्डर पिक्चर में सनी देओल का रोल किए हुए हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई दिमाग तो था ही बंदे के पास, उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि उन्होंने 2-3 किलोमीटर केवल बनवा दिया था गैलरी टाइप की, कि जिसमें जाके लोग सैनिक खड़े हो जाते हैं, अंदर गड्ढा टाइप का बनवा दिया, सुरंग टाइप की बनवा दी, और गोलियां खूब सारी कहें कि दूर दूर जाके सब लोग गोली चलाओ, दूर दूर जाके सब लोग गोली चलाओ। तो गोलियां दूर दूर से चलने लगी। और जो खाने वाले टिफिन और इनके पास देखिए, भारतीय सेना के पास मात्र 3 माइन थी। माइन जो जमीन में बिछाई जाती है, इस पर बहुत अधिक वजन पड़ेगा तभी फटती है, तो वो 3 माइन बिछा दी थी। और जितने टिफिन वाले डिब्बा रहे उनको बिछा दिया खूब लाइन दूर तक का। अब पाकिस्तानी सेना जब बाहर आगे आई तो पाकिस्तानी के 3 टैंकर धड़ाम 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 3 टैंकर उड़ गए। जब पाकिस्तानियों के 3 टैंकर उड़ गए तो पाकिस्तान सोचे कि लागत हम इन लोग को पहले से पता चल गया क्या कि हम लोग आ रहे हैं, और ये लोगों ने तो पूरी तैयारी कर रखी है हमको मारने की। अब पाकिस्तान के मन में संशय आ गया। अब कौनो गोली चलाए उतनी दूर से, कौनो गोली चलाए उतने दूर से। अब इनको लगा कि भैया 120 सैनिक नहीं है, लगता गलत हमको न्यूज मिल गई है और हम लग रहा है कि द्वितीय जाएंगे अब। लेकिन फिर भी इन 120 सैनिकों ने जिस हिम्मत के साथ लड़ाई की है, आप बॉर्डर पिक्चर में देखे ही होंगे, नाको चने चबवा दिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े उन 120 जवानों के सामने। यह है भारतीय जवानों की ताकत। ठीक, इसीलिए हमारा देश सिर्फ 2 चीजों पर टिका हुआ है, जय जवान जय किसान। पाकिस्तान हार गया 1971 में। इस पूर्वी बंगाल को
आजाद करा के भारतीय सेना ने इसका नाम बांग्लादेश कर दिया। इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बने और उन्हीं के वंशज आज जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो है। ठीक है, म्यांमार मैंने बता ही दिया है। थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। लाओस, इसे हाथियों का देश कहते हैं। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, इसकी राजधानी बैंकॉक है। लाओस हाथियों का देश कहते हैं, हाथियों का देश लाओस, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ पे लगभग 13,000 द्वीप है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ पे लगभग 13,000 द्वीप है और विश्व के सर्वाधिक जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्राकाटोआ है ना, मेरापी, कई ज्वालामुखी यहाँ पर सक्रिय है, हमने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है तो इंडोनेशिया है। इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय, मैंने आसियान के बारे में बताया था। टोटल देशों की संख्या 11 हो चुकी है 2023 में, पहले 10 थी और मैंने बताया भी था कौन से देश थे वो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए एशिया का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? एशिया का सबसे गहरा स्थान है मृत सागर। यहां पर है दोस्तों, मेरे यहां बना दिखा नहीं, यहाँ पे है छोटा सा मृत सागर, जो एशिया का सबसे गहरा स्थान है। एशिया का सबसे गहरा स्थान की बात करेंगे तो मृत सागर, और एशिया की सबसे गहरी झील बात करेंगे तो वो है बैकाल झील जो रूस में है। तो एशिया की सबसे गहरी झील वो तो एशिया क्या, वो तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। लेकिन अगर बात करेंगे एशिया का सबसे गहरा स्थान तो मृत सागर है। कौन सा सागर है दोस्तों? मृत सागर है। कहते हैं कि मृत सागर में लोग डूबते नहीं, ऐसा कहा है वहां पे भाई। तो देखिए मृत सागर में है क्या, वहां पे नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वहां पे लोग डूबते नहीं है, तैरते रहते हैं। सऊदी अरब, यहां पे एक मरुस्थल है रब अल खाली मरुस्थल, जानते ही होंगे। उसके बाद देखो ये कहां गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। देखिए श्रीलंका जो है राजधानी इसकी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा है राजधानी इसकी। देखिए श्रीलंका जो है भारत से कैसे अलग है, तो पाक स्ट्रेट है उससे अलग है। यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी पाई जाती है, यहीं पर राम जी गए थे सीता जी को लाने, रावण की लंका यहीं पे थी, इसलिए इसका नाम श्रीलंका पड़ा है। और श्रीलंका में एक जाफना प्रायद्वीप है, जाफना प्रायद्वीप है जो खेती के लिए, बस वही द्वीप है जिसपे खेती वगैरह शायद हो सकती है, जाफना प्रायद्वीप। और इसी जाफना प्रायद्वीप पे एक आतंकवादी संगठन सक्रिय था, इसका नाम था लिट्टे संगठन, जिसने जो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या भी की थी, इसी लिट्टे संगठन ने। ठीक है, मालदीव, इसकी राजधानी माले है। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? माले है। भारत में अगर अगर एशिया में पूछें कि एशिया में स्थलरूप देशों की संख्या कितनी है, तो एशिया में स्थलरूप देशों की संख्या कितनी है? 12 है। एशिया में स्थलरूप देशों की संख्या कितनी है? 12 है। लेकिन ईरान में एक पठार भी है जिसे ईरान का पठार कहते हैं। मैंने पामीर तिब्बत बता ही दिया, अनातोलिया का पठार हो गया। ठीक है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, जापान में फ्यूजियामा, जापान में क्या फेमस है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा क्या है? जापान का एक सक्रिय ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, जो जापान में स्थित है। ठीक है, जापान में है। मैंने क्राकाटोआ यहाँ बताया ही है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहाँ मैंने बताया है कि एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस, राजधानी मनीला में। ताइवान, ताइपे राजधानी है इसकी। ठीक है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को 38 डिग्री समानांतर रेखा अलग करती है। याद रखना, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को 38 डिग्री समानांतर रेखा अलग करती है। ये वाला जो आप देख रहे हैं
यहाँ पे अखोष्टक सागर है, अखोष्टक इस जगह पे, ठीक है। भारत में यहाँ पे एक मरुस्थल है, भारत में यहाँ पे एक मरुस्थल है, वो कौन सा मरुस्थल है आप जानते होंगे, थार का मरुस्थल है। यहाँ पे थार का मरुस्थल की विशेषता क्या है, यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। अभी पेट के पेपर में पूछा भी गया था कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है कितना, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 83 वर्ग प्रति किलोमीटर, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व। तो याद रख लीजिएगा, ये पूछा गया पेट में भी कि थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, जो भारत में अधिकतर इसका क्षेत्रफल है भारत में है, और फिर पाकिस्तान में भी इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी चीजें मैंने बता दी है। पाकिस्तान